Hello dear students and welcome back to our channel Commerce 99. So today we are here again with the second part of the chapter 4, that is supply analysis. Earlier we had seen what is supply, what is total stock, output, and what is supply. Along with that we had seen individual supply schedule and diagram, market supply schedule and diagram. Now we are continuing here again with the determinants of supply. Likewise, what we have seen for the demand analysis, here again यहाँ पे आपको determinants मिलेंगे, यानी ऐसे factors जिनकी वजह से supply जो है वहाँ market में constitute होता है. Let's see now, there are 7 to 8 factors which determines the supply in a market. This particular question comes for 4 marks. Usually it comes for 4 marks. Like आंसर द फॉलोइंग में डायरेक्टली आएगा, या फिर आपको डू यू अग्री वाले में डू यू अग्री और नॉट, डू यू अग्री और डिसअग्री वाले क्वेश्चन में ये आएगा फॉर 4 मार्क्स. जैसे आपको पूछा जाएगा कि प्राइस इज़ द ओनली फैक्टर या ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, तो आपने उसको डिसअग्री करना है और जितने भी आपके डिटर्मिनेंट्स हैं उसको आपने पहले फ्लो चार्ट में बना के देना है. उसके बाद में जो है उसको आप 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर सकते हो. और अगर दूसरी तरह लाइक आंसर द फॉलोइंग में आता है तो इट में आस्क यू कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, एलाबोरेट एनी 4 डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई या 5 डिटर्मिनेंट. तो तब भी आपको पूरे डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट या फिर वेब डायग्राम आप बनाकर उसको बता सकते हो और फिर उसके बाद आप डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी. जैसे आपने डिमांड में देखा प्राइस जो है वो डिमांड डिटर्मिन करता है, उसी तरह सप्लाई में भी प्राइस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग और इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. लेट्स सी, price is an important factor which influences the supply of a commodity. This you should know, you should keep it in your mind that more quantities are supplied at a higher price. More quantities are supplied at a higher price and less quantities are supplied at a lower price. क्यों ये क्यों होता है? This is simply because of direct relationship between price and supply. Higher the price, higher would be the supply. Lesser the price, lesser would be the supply. ठीक है, so there is a direct relationship between price and quantity supplied. ये क्यों होता है? बिकॉज प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, तो वो जो जब भी कुछ भी कोई भी चीज़ मार्केट में सेल करेगा तो वो प्रॉफिट जो है जहन में रखते हुए उसकी सप्लाई करेगा. नेक्स्ट, दिस डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई इज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट reduces the cost of production which lead to an increase in production and फर्दर अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होता है? सप्लाई भी बढ़ेगा. यानी कि अगर हम आउटडेटेड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट न करके नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी हमें लेबर्स कम लगेंगे, कैपिटल में थोड़ा जो है कम पैसे लगाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल्स हमको कम यूज़ करने पड़ेंगे. अगर हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है. नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने से प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है. थर्ड डिटर्मिनेंट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं. इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेज, यानी अगर हमको ज़्यादा लेबर लगाने पड़ रहे हैं, कैपिटल ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, नई जगह पर जाकर हमारा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा. एज अ रिजल्ट क्या होगा? सप्लाई हमारी कम हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ होगा? हम जो भी अर्न करेंगे एज अ प्रोड्यूसर, हम जो भी अर्न करेंगे वो फैक्टर प्राइसेस में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करवा पाएंगे एंड दिस विल डिक्रीज द सप्लाई. फोर्थ फैक्टर विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अवर सप्लाई इज द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. Infrastructure in the form of transport, communication, power, etc. influences the production process as well as supply. Shortage of these facilities decreases the supply
और अगर ज़्यादा है या अबंडेंटली आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। तो लाइक वेर एवर इज़ योर प्रोडक्शन प्लांट इज़, यू शुड नो कि वहाँ पर मुझे जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो ऑन टाइम मुझे मिले, कम्युनिकेशन वगैरह हम अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ बार बार पावर फेलियर ना हो। ऑल दीज थिंग्स इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर उसमें शॉर्टेज है तो क्या होगा, सप्लाई कम होगी। अगर वो प्रॉपर हमको क्वांटिटी में मिल रहा है या रेगुलर बेसिस पर मिल रहा है तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट विच इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के फेवर में होगी तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा, और अगर उसके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है, तो वो सप्लाई कम करता है। लाइक टैक्सेशन पॉलिसी, ऑब्वियसली अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो टैक्सेस का ही यहाँ पर जिक्र हो सकता है। द फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में एनकरेज सप्लाई एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में डिस्करेज द सप्लाई, ठीक है। फेवरेबल encourages supply, unfavorable discourages the supply, ठीक है। The government policies like taxation, subsidies, industrial policies etc. may encourage या discourage production, और फिर उससे क्या होता है, affect supply होता है, depending upon government policy measures. Straightforward to understand. Then we have natural conditions. The supply of agricultural products depend on natural conditions. जब भी हम natural conditions की बात करें तो more specifically we are talking about agricultural products. For example, a good monsoon and favorable climatic conditions. एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए आपके पास मानसून अच्छा होना चाहिए, आपके कंट्री में, आपके रीजन में मानसून अच्छी होनी चाहिए, तब जाके जो है प्रोडक्शन बढ़ता है। हाउ दिस विल प्रोड्यूस गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट, सो द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज, ठीक है। एंड अनफेवरेबल रहा तो क्लाइमेट, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस रहा तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात अगर मतलब इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन द पॉइंट रिगार्डिंग क्लाइमेटिक या नेचुरल कंडीशंस, तो आप यहाँ पर फोकस करोगे कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेगी तो सप्लाई जो है अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि हार्वेस्ट गुड होगा, ठीक है। और अगर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस। इफ़ द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, अभी यहाँ पर उसका जो है मोटिव आ जाता है प्रोड्यूसर का, उसको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे चलकर प्राइस बढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, देन व्हाट ही विल डू, प्रोड्यूसर में विथ होल्ड द स्टॉक, वो पूरा के पूरा स्टॉक मार्केट में नहीं बेचेगा, आउट ऑफ स्टॉक बताएगा, कम दाम में अगर उसको मार्केट में कोई चीज़ बेचनी है। जैसे उसे पता चलता है कि प्राइस बढ़ गया है तो क्या होगा, he will start supplying more of his commodities into the market, okay, so this will reduce the supply, okay। so अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा हाई होने की है तो सप्लाई कम हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस अगर प्राइस आगे चलकर कम होने की है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। The last determinant is the other factors which includes nature of the market, किस तरह का मार्केट है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वेरी लॉन्ग पीरियड वाला मार्केट है, तो उस तरह के मार्केट में सप्लाई कम होना या ज़्यादा होना डिपेंड करता है। रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर कोई कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं तो उनके प्राइस में क्या अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द सप्लाई इन टू द मार्केट। यानी एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स में आपको कहाँ फ़ायदा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा हो रहा है या इम्पोर्ट्स में फ़ायदा हो रहा है, दैट ऑल्सो प्रोड्यूसर कीप्स इन माइंड एंड देन रिड्यूसेस और इंक्रीजेस सप्लाई। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ में आपका रैपो कैसा है, दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स द सप्लाई इन टू द मार्केट। लाइक वो लोग कितने दाम पर जो है उनकी कमोडिटी मार्केट में बेच रहे हैं, तो फिर मैं अपना एज अ you can say a good friend of mine, if he is not selling his commodity at a higher price, then why should I sell it, like इस तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए भी जो है कमोडिटीज़ के सप्लाई कम या ज़्यादा होती है। एंड लास्टली अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
लाइक आपके पास कितने जो है लेबर्स हैं, कितने लेबर्स काम कर रहे हैं, कितना कैपिटल इनपुट है आपके पास, वो एट अ टाइम अवेलेबल है या नहीं, एडिक्वेट है या नहीं, दैट आल्सो डिटरमिन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन स्मूथली जा रहा है तो सप्लाई जो है ज़्यादा हो सकती है। तो इफ़ ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल, ये जो आप ऊपर फैक्टर्स देख रहे हैं, अगर ये तमाम फैक्टर्स एक प्रोड्यूसर के लिए फेवरेबल हैं तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल बी मोर, और अगर अनफेवरेबल है तो सप्लाई विल बी लेस। Next continuation of the chapter is the law of supply, very important from the point of view of examination, board examinations. आपको स्ट्रेट ये जो है लॉ ऑफ सप्लाई डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए। अदरवाइज एक्टिविटी में जो है इसका शेड्यूल और डायग्राम आएगा। शेड्यूल आपको दिया रहेगा, उसको कंप्लीट करके डायग्राम कंप्लीट करना है और फिर बताना है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस आस्क्ड, व्हाटएवर दे विल आस्क यू। तो लॉ ऑफ सप्लाई अगेन इट में कम फॉर 8 मार्क्स, मोर श्योरली फॉर 8 मार्क्स, या फिर इसके सिर्फ अजम्पशंस आते हैं, आपको अजम्पशंस आते हैं फॉर 4 मार्क्स, एक्सेप्शंस आते हैं फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये लॉ जो है इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस। 4 मार्क्स एक्टिविटी के लिए, या फिर 4 मार्क्स में अजम्पशंस आपको पूछता है, या फिर 4 मार्क्स में आपको एक्सेप्शंस आता है आंसर द फॉलोइंग्स में, और या फिर डू यू अग्री में। ठीक है, 4 मार्क्स व्हेनेवर आई से 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आंसर द फॉलोइंग या फिर डू यू अग्री, ये दो पॉसिबिलिटीज में रहता है। इट इट कम्स इन अ डाइसी वे, चाहे यहाँ आए चाहे वहाँ आए। ठीक है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली 8 मार्क्स पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन यू विल गेट। So what is the law of supply? Law of supply is also a fundamental principle of economic theory like law of demand. This was again introduced by whom? Professor Alfred Marshall. उनकी बुक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1890। ठीक है, द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड बताया था दैट इट वाज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, उसी तरह यहाँ पर भी इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। आपने मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखा था जहाँ पर हाईएस्ट प्राइस पर जो है द सप्लाई वाज 1800, दैट इज एट 50 वाज द हाईएस्ट प्राइस। वहाँ पर सप्लायर्स जो है 1800 ऑफ अ क्वांटिटी देवर quantity of a commodity they were supplying into the market, and at the least price, that is the lowest price, at 10 rupees they were ready to sell only 600 units of that commodity into the market. We had seen that while doing individual supply schedule and market supply schedule. As we have statement of law of demand, here again we have a statement which indicates the law of supply, starting with this ceteris paribus condition, other things being constant यानी ceteris paribus condition, higher the price of a commodity, ये हमने अभी देखा while doing the determinants, higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. आपको higher और more, less and lower and less जो है ये terms याद रखने हैं while writing the statement of the law. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, आपने जो डिटर्मिनेंट्स देखे हैं दोज आर नथिंग बट द फैक्टर्स। ओके, तो वो तमाम फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहते हैं, अ राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन अ राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। thus there is a direct relationship between price and quantity supplied. Okay, so this was I have told you earlier also. Symbolically, S of commodity X is equal to S yani supply of commodity X is equal to function of price of X. So S stands for supply, X stands for commodity, F stands for function, and P stands for price of a commodity. Okay, so based on this we have certain assumptions to follow or to understand the law of supply. The first assumption to the law of supply is the constant cost of production. आपको कहा कि जो भी चेंजेस आप देखोगे दैट्स गोइंग टू बी प्योरली इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। तो आपने जो डिटर्मिनेंट्स देखे हैं वही चीज़ जो है आपको यहाँ पर लिखनी है बाय स्टेटिंग कांस्टेंट कॉस्ट या फिर नो चेंज। ठीक है, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज अस्यूम दैट देयर इज नो चेंज, आई हैव ऑलरेडी सर्कल्ड हियर, नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
A change in cost of production will affect the profits of the seller. Therefore, less quantity will be supplied at the same price. ओके, तो जो भी अगर आप पुराना टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन जैसा था वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर आप नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और फिर क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है, सेलर जो है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। देयरफॉर लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस। सो विच एवर मे बी द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, उसी प्राइस पर सेलर जो है अपनी कमोडिटी जो है मार्केट में बेच रहा है। नेक्स्ट assumption to the law of supply is constant technique of production। जैसे मैंने आपको कहा, आपने डिटर्मिनेंट्स जो देखे हैं उसी के आगे आपको कांस्टेंट लगाना है या फिर नो चेंज। नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो दैट में लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर हम नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके इसके वजह से क्या होगा, दिस इन टर्न में लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई एट द सेम प्राइस। सो वॉट एवर मे बी द मार्केट प्राइस, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, वहाँ पर आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। देन इट इज़ assumed that there is no change in weather conditions. It is assumed that there is no change in the weather conditions. Natural calamities like floods, earthquakes, etc. may decrease supply. अगर नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, अकर हो रही हैं, तो उससे क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे, वेदर कंडीशंस जो हैं वो सेम रहेंगे। देन वी हैव नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। ये भी डिटर्मिनेंट में से ही है। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। इट इज़ अज्यूम दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा शुड रिमेन अनचेंज। यानी कोई फेवरेबिलिटी या अनफेवरेबिलिटी नहीं दिखाएगा गवर्नमेंट, तो क्या होगा कि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं बढ़ेगा और सप्लाई भी अफेक्ट नहीं होगा। देन नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। It is assumed that there is no change in the condition of transport facilities and transport cost. For example, अगर better transport facility है तो it will increase the supply at the same price. Then sixth point is the price of other goods remains constant. Prices of other goods are assumed to remain constant. If they change, the law of supply may not hold true because producer may transfer resources to other products। तो ये क्या होगा कि प्रोड्यूसर जो है वो सोचेगा कि मैं ये जो एट प्रेजेंट प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अगर दूसरे कमोडिटी में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो ही विल स्विच टू द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटीज रादर देन एट प्रेजेंट व्हाट ही इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, सो दिस शुड नॉट टेक प्लेस। प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। एंड लास्टली, we have the law also assumes that there is no future expectation. The law also assumes that sellers do not expect future changes in the price of the product. Okay, so these are the 7 assumptions to the law of supply। आपने जो डिटर्मिनेंट्स लिखे थे, देखे हैं, वही डिटर्मिनेंट्स के आगे आपको आइदर कांस्टेंट लगाना है या फिर नो चेंज लगाना है या फिर नो, इट्स लाइक इट मे रिमेन कांस्टेंट, दैट वे यू कैन राइट। तो if you are thoroughly preparing with the determinants, तो determinants को ही आप assumptions में लिख सकते हो। Okay, right, now the law of supply can be explained with the help of the schedule and a diagram। I am just preparing a schedule for you all। यहाँ पर हम बना रहे हैं 2 कॉलम, प्राइस ऑफ कमोडिटी x in rupees, okay, and supply of commodity x in kgs। ठीक है, so price suppose 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees and 50 rupees है। तो लीस्ट प्राइस पर सप्लाई लेस होगी 100। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सप्लाई बढ़ेगी। देख रहे हैं आप? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज
there is a direct relationship between price and quantity supplied. There is a direct relationship between price and quantity supplied. Higher is the price, higher would be the supply. Lesser is the price, lesser would be the supply. ठीक है, तो इसको आप अपने टर्म्स में, अपने वे में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एट द बिगिनिंग जब प्राइस 10 से 20 हुआ तो सप्लाई बढ़ गया, 20 से 30 तो फिर सप्लाई बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता है। ठीक है, तो यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वे, इन योर ओन वर्ड्स। तो आप इसके साथ में ये भी ज़रूर लिखना कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन price and quantity supplied, that is at higher price producers are supplying more and at lesser price they are ready to supply less. ठीक है, now this can be explained with the help of a graph also. ये सेम शेड्यूल को हम ग्राफ में बनाएंगे। हम ले रहे हैं y एक्सेस और ले रहे हैं x एक्सेस। ठीक है, y एंड x। हम y पर क्या मेजर करेंगे? प्राइस। We are measuring price over here, and at x-axis we are measuring quantity supplied. तो हमारा प्राइसेस क्या है? 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 10, 20, 30, 40 and 50. And what are the quantities supplied with respect to that? We have 100, 200, 300, 400 and 500. ठीक है, तो अब पहले लोकस लगाओगे। 10 रुपीज़ पर कितना है? 100। 2 रुपीज़ पर कितना है? 20 रुपीज़ पर 200। 30 रुपीज़ पर 300। 40 रुपीज़ पर 400 and at 50 rupees it has reached to 500. Then after joining these locus आपको मिलेगा SS कर्व which is nothing but supply कर्व। थोड़ा थोड़ा हम उसको एक्सटेंड करते हैं, इसको लेबल करते हैं SS, and with the help of an arrow we can show that it is an upward moving supply curve. And why this is happening? The slope of the supply curve is upward moving from left to right, which has a positive slope, which is a positive slope, and it indicates a direct relationship, indicates a direct relationship। यहाँ लिखती हूँ मैं, आप नीचे लिखोगे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। डायरेक्ट रिलेशनशिप between क्या? Price and quantity supplied. Okay, so with this your law of supply gets over. Alright, so इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे with exceptions to the law of supply and variation in supply। ये दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे in our next lecture. I hope you find this lecture more useful and easy to understand, because यहाँ मैंने ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं। यहाँ सिर्फ मैंने आपके साथ में डिटर्मिनेंट्स किया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, और उसके बाद मैंने किया है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में जो अजम्पशंस मैंने किए हैं या आपके सामने रीड किए हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट दी अजम्पशंस और डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को ही हमने जो है, जैसे हमने डिमांड में किया था उसी तरह सप्लाई में भी हम कर रहे हैं। अजम्पशंस के आगे कांस्टेंट या नो चेंज लगा करके उसको जो है अजम्पशंस बना रहे हैं। एंड देन वी हैड डेल्ट विद दी schedule of the supply curve, schedule of the supply curve, और on the basis of that schedule हमने देखा ग्राफ ऑफ द सप्लाई कर्व। तो आप उसको जो है अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, छोटे पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें, और दोनों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन के लिए, शेड्यूल बनाने के लिए 1 मार्क्स मिलता है और उसके एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क्स, 2 मार्क्स उसके होते हैं। डायग्राम बनाने के लिए 1 मार्क्स मिलता है, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क्स। Marks are divided if it is coming for 8 marks. Okay, so see to it that you can do at your best. All right, so do like, share and subscribe my channel. You will have more useful videos or tips to follow for preparing yourself in your exams. Thanks for listening. Thank you very much. Right, so do like, share and subscribe my channel.